Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th December 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India Out campaign in Maldives. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो मालदीव से रिलेटेड हमने हाल फिलहाल में भी लगभग एक डेढ़ महीने पहले भी एक एनालिसिस कवर किया था, जहां मैंने आपको बताया था कि मालदीव के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो क्वाइट डायकोटोमस है, मतलब क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन टू पार्टीज जिसकी अपनी आइडियोलॉजी काफ़ी अलग है, अपोजिट है। एक पार्टी है एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो प्रो इंडिया अप्रोच रखती है इन जनरल, और दूसरी पार्टी है पीपीएम, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव, और वो एंटी इंडिया प्रो चाइना अप्रोच रखती है। मालदीव की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी लाइक इंडिया बट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस स्लाइटली लेटर इन 1965। वहाँ के प्रेसिडेंट अब्दुल गायूम के टाइम में सबसे लंबे समय तक ये प्रेसिडेंट रहे, और इन द लास्ट लेग he turned sort of Maldivian polity into a kind of autocracy where he would somehow rig the elections and remain in power. बट लगभग 30 साल तक ये प्रेसिडेंट रहे अब्दुल गायूम, और इनके रेजिम के दौरान इंडिया के साथ मालदीव्स के अच्छे रिलेशंस थे। देन ट्रू डेमोक्रेसी रिटर्न इन मालदीव्स विथ मोहम्मद नासीद कमिंग टू पावर फ्रॉम एमडीपी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके बाद तो संबंध और अच्छे हो भी गए क्योंकि नेचुरली ये डेमोक्रेटिक तरीके से आए थे। लेकिन फिर 2012 में मोहम्मद नासीद के खिलाफ कुछ करप्शन के एलिगेशंस लगे, मोहम्मद नासीद को रिजाइन करना पड़ा। फिर पीपीएम पार्टी के अब्दुल यामीन बन गए अगले प्रेसिडेंट। अब्दुल यामीन वैसे तो ही वाज हाफ ब्रदर ऑफ अब्दुल गायूम, लेकिन अब्दुल यामीन पीपीएम पार्टी से थे, और तब से आप देखेंगे कि पीपीएम पार्टी पूरी तरीके से एंटी इंडिया और प्रो चाइना अप्रोच दिखाती रही है। एक सबसे पहला वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसीजन दैट Abdul Yamin took as president was to cancel an airport development project given to GMR. GMR भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, और उसको माले एयरपोर्ट, मालदीव की कैपिटल माले एयरपोर्ट को डेवलप करने का प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया और प्रोजेक्ट को दे दिया गया किसी चाइनीज कंपनी को। इस तरह के कई सारे डिसीजंस लिए अब्दुल यामीन ने। तो आप कह सकते हैं कि अब्दुल यामीन का जब टाइम था आज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2013 टू 2018, उस वक्त मालदीव बिकेम प्रो चाइना, एंटी इंडिया। लेकिन फिर 2018 में इलेक्शंस हुए और फिर से वहां पे रेजीम चेंज हुआ, और वहां पे नए प्रेसिडेंट आए, ईबू सोली फ्रॉम मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी अगेन, जिससे मोहम्मद नासीद बिलोंग करते थे। तो फिर से इंडिया के रिलेशंस अच्छे हुए। यू सी, जैसे ही ईबू सोली बिकेम प्रेसिडेंट, ही अडॉप्टेड वन ऑफ द अर्लीस्ट पॉलिसी इन हिज रेजीम, जिसका नाम था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। और ईबू सोले के टाइम में इंडिया और मालदीव की प्रॉक्सिमिटी काफ़ी अच्छी हो गई। लेकिन फिर 5 साल पूरे हुए, 2023 में इलेक्शंस हुए, और ईबू सोले हार गए, उनकी पार्टी हार गई, और अगले प्रेसिडेंट बने मोहम्मद मुइजी फ्रॉम पीपीएम। यू नो पीपीएम इज इन जनरल एंटी इंडिया प्रो चाइना, और पीपीएम की सरकार आ गई वापस से। और मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट बनते ही वन ऑफ द अर्लीस्ट डिसीजन ही टुक was to ask Indian government to take away the 2 helicopters that Indian government had donated to Maldives for emergency purposes. Maldives National Defense Forces को 2 हेलीकॉप्टर, रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भारत सरकार ने डोनेट किया था, प्लस 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स वेयर स्टेशन इन मालदीव ऑपरेट दीज इक्विपमेंट्स। इन सबको इवैक्यूएट करने के लिए कहा मालदीव के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजी ने। तो मतलब right after getting elected, Mohammad Moizu has now adopted India Out campaign. वैसे वोकली कहा नहीं है वी आर गोइंग फॉर इंडिया आउट कैंपेन, लेकिन जिस तरीके से ईबू सोले हैड अडॉप्टेड इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, उसका ठीक विपरीत मोहम्मद मोइजू हैज अडॉप्टेड इंडिया आउट कैंपेन। नेचुरली इंडिया विल लुक फॉरवर्ड टू सीमेंट इट्स टाइज विथ मालदीव, थोड़ा बहुत उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर हमारे प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई मोहम्मद मोइजू से इन दुबई वाइल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 ऑफ यूएनएफसीसी
इज अंडर वे। तो वहां पे फिर हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव्स का आउटकम आप मान सकते हैं कि दोनों साइड्स ने फैसला किया है कि दे विल एस्टैब्लिश ए हाई लेवल कमिटी टू रिजॉल्व इश्यूज। मोदी जी ने समझाया होगा कि भाई क्यों नाराज हो रहे हो, बैठो बात करते हैं, वेयर इज द प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा, बट यू हैव टू हैव अ वेरी sophisticated way of saying this. So India and Maldives have agreed to set up a high level committee to solve the issues related to developmental projects. क्यों मालदीव को हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर इंपॉर्टेंस देते हैं एज कंपेयर टू इट्स जोग्राफिकल एक्सटेंशन? इतना छोटा तो देश है, ठीक है, फिर भी हम इसको बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं। उसके पीछे कारण है स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ मालदीव। लास्ट टाइम मुझे लगता है मैंने मालदीव पे जो क्वेश्चन भी दिया था उसमें यही कुछ क्वेश्चन था कि मालदीव इज गिवन डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर इंपॉर्टेंस एज कंपेयर टू इट्स जोग्राफिकल एक्सटेंशन, ऐसा सवाल था, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इट इज इन इंडियन ओशन, राइट, एंड वेरी क्लोज टू द कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उससे तो काफ़ी नज़दीक है। तो अगर हमें अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन रखना है इंडियन ओशन में, मैंने आपको पहले ही बताया मैरी टाइम सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। जो 26/11 अटैक्स हुए थे 2008 में, दैट ऑल्सो हैपेंड वाया मैरी टाइम रूट ओनली। तो मैरी टाइम सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग दैट यू वॉन्ट टू कीप मालदीव एज एन स्ट्रॉन्ग अलाई। China का एंगल, if India, look, India and China have zero sum game, at least in the Indian Ocean. Zero sum game मतलब your win my loss vice versa, exactly जितना आपका win है वो हमारा loss है। So India losing out in Maldives is directly gain for China in Maldives. So China's footprint will become stronger in Maldives, and that will give more security challenges or threats for India, security headaches for India. Anyway, Maldives is part of Belt and Road Initiative of China, और कई सारे ऐसे पोर्ट्स हैं इंडियन ओशन में, जैसे पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट, माले पोर्ट इन मालदीव, श्रीलंका के अंदर हम्बनतोता, बांग्लादेश के अंदर चिटगोंग, म्यांमार के अंदर क्याकफाओ। दीज पोर्ट्स आर अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना बीइंग डेवलप्ड बाय चाइना, जिनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। नोशनल थ्योरी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लेकिन कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना विथ हेल्प ऑफ दीज पोर्ट्स इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया। तो इन पोर्ट्स का वैसे चाइना के हिसाब से सिर्फ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी इंप्लीकेशन भी हो सकता है इंडिया के ऊपर, इसीलिए इसको नाम दिया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। ऐसे पर्ल्स, ऐसे पोर्ट्स के पर्ल्स या स्ट्रिंग्स जिसकी मदद से चाइना इज ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया। अभी मालदीव के अंदर जो माले पोर्ट है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नोशन। तो अभी मालदीव में अगर प्रो चाइना गवर्नमेंट आएगी तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स। Geopolitical interest, you see, Indian Ocean, as I said, is considered as backyard of Indian Navy. So we don't want any major power to have strong footprint in Indian Ocean. But Maldives aligning to China will allow China to have stronger presence in Indian Ocean. और चौथी बात, मालदीव इन जनरल हैज मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन, बट मालदीव में इतना ज़्यादा रेडिकलाइजेशन है नहीं। बट जब जब पीपीएम की सरकार आती है वहाँ पे, तो फिर वो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं इन ऑर्डर टू फोमेंट एंटी इंडिया सेंटीमेंट, जिस तरीके का बांग्लादेश में होता है। जब भी वहाँ पे बीएनपी की पार्टी आती है पावर में, खालिदा जिया जी की सरकार, या उनका अप्रोच यही रहता है कि वहाँ के मुस्लिम्स को रेडिकलाइज किया जाए और उनको फिर एंटी इंडिया उनके अंदर सेंटीमेंट्स डाले जाए, बिकॉज दीज कंट्रीज ट्राई टू प्रोजेक्ट इंडिया एज एन एंटी इस्लामिक कंट्री। ये इनकी पॉलिसी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज बीएनपी और अवामी लीग। वैसे ही मालदीव के अंदर पीपीएम एंड एमडीपी, एमडीपी इज प्रो इंडिया, यहाँ पे अवामी लीग इज प्रो इंडिया। तो रेडिकलाइजेशन यहाँ पे बीएनपी वाले, आपको पता होगा इंडिया जब वर्ल्ड कप हारी थी तो खूब सेलिब्रेट कर रहे थे, खूब खुश हो रहे थे। बांग्लादेशी यूथ को इन्होंने ऐसा रेडिकलाइज कर रखा है वर्ल्ड कप के फाइनल में हमारे हारने के बाद कि बहुत इनको मजा आ रहा था। तो बेसिकली दे सी इंडिया एज एन एंटी इस्लामिक कंट्री, एंड द रीजन इज द इंटरनल पॉलिटिक्स एंड दे पॉलिटिकल पार्टीज प्रोजेक्ट कंट्री इंडिया देयर। तो जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है ही, उसके अलावा थ्रेट ऑफ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन। जब पीपीएम पावर में आ गई तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का थ्रेट बढ़ने के चांसेस हैं, और वो खासकर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया जब आप देखिए मोहम्मद मुइज़ पीपीएम पार्टी से हैं और पीपीएम का बैकग्राउंड रहा है इस्लाम
और यूथ को रेडिकलाइज करना इन द नेम ऑफ इस्लाम, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को फोमेंट करना. एंड वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री दैट मोहम्मद मोइजू विजिटेड आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड इज टर्की. और आपको पता है टर्की के जो मौजूदा प्रेसिडेंट है रेसेप ताइयप एर्दोगन, ही इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रेडिकल, ही इन फेवर ऑफ इस्लामाइजेशन. तो इस्लामिक रेडिकल आइडियोलॉजी को एर्दोगन भी प्रमोट करते हैं. और उससे पहले सबसे पहले मिलने वाले आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू मिले विद एर्दोगन. तो कहीं ना कहीं ये जो चौथा डर है इंडिया का, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया आफ्टर मोहम्मद मोइजू विजिटिंग एर्दोगन. अगर मालदीव की बात की जाए तो इंडिया चाइना हैव बीन प्लेइंग ब्रिज पॉलिटिक्स इन मालदीव. ठीक है, मालदीव की प्रॉब्लम क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं. तो कुछ आइलैंड्स डेवलप्ड हैं, सारी पॉपुलेशन वहीं आ जाती है. जैसे माले की बात की जाए तो इट इज़ हाईली पॉपुलेटेड, हाईली डेंस्ड. तो मालदीव के लिए जरूरी है कि वो इन सारे आइलैंड्स को कनेक्ट करे विथ प्रॉपर ब्रिजेस. तो चाइना इंडिया हैव बीन इन दैट रेस टू क्रिएट मोर एंड मोर ब्रिजेस. चाइना ने क्रिएट किया 2 किलोमीटर लंबा सीना माले फ्रेंडशिप ब्रिज दैट कनेक्ट्स मालदीवियन कैपिटल माले विथ आइलैंड हुलहुले. तो इंडिया ने 6.7 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाने का फैसला किया कनेक्टिंग माले टू विलिंगिली थीलाफुसी. तो ये इतना नाम याद नहीं रखना है, बट ब्रिज पॉलिटिक्स इज गोइंग इन चाइना, आई एम सो सॉरी, इन मालदीव. तो अगेंस्ट चाइना. तो दिस इज ब्रिज पॉलिटिक्स इज अनदर एग्जांपल टू प्रूव कि हाउ इंडिया एंड चाइना हैव जीरो सम गेम इन मालदीव. ये बोर्ड वर्क है विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक. याद रखिएगा, एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एंड पीपीएम, the two parties having completely opposite ideology. One is pro China, another one is pro India. Ibu Sole जब प्रेसिडेंट थे तो had adopted India first policy, और अब जब आ गए मोहम्मद मोइजू तो he has adopted India out policy. ये सब कुछ सिग्निफिकेंस है मालदीव के. स्ट्रेटेजिक लोकेशन, चाइना एंगल, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, rate of rise of Islamic radicalization in Maldives. The next article is about global stock take. This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए, आपको पता है, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया, इस महीने ही इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल कवर किए हमने, कि जब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज आया था 1992 में, उस टाइम में वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंसिपल दैट वाज अडॉप्टेड was common but differentiated responsibility. A developed country will have higher responsibility since they are more industrialized. So they are more responsible behind greenhouse gas emission. At the same time, they are more capable to address the problem of greenhouse gas emissions. तो इसी कारण से common but differentiated responsibility, that developed countries will have higher responsibilities to tackle the greenhouse gas emission challenges. Common but differentiated responsibilities के हिसाब से only developed countries had binding targets, while developing nations that also included India and China, we that are second and third highest emitter, in fact first and third highest emitter, इनके ऊपर कोई बाइंडिंग कमिटमेंट्स था नहीं एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको इम्प्लीमेंट किया हमने क्योटो प्रोटोकॉल में. तो इसी कारण से कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे फेल होने लगा एज एन आइडिया, क्योंकि जो मेजर इमिटिंग कंट्रीज थे, इंडिया और चाइना जैसे देश, वो तो डेवलपिंग ग्रुप में थे, और डेवलपिंग ग्रुप के ऊपर कोई भी बाइंडिंग टारगेट्स नहीं था. तो क्योटो प्रोटोकॉल का आइडिया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टेड फेलिंग, और फिर हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 इन 2015 दैट हेल्ड इन पेरिस. और पेरिस में फिर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्लेस करके वर्ल्ड कंट्रीज केम अप विद एन आइडिया व्हिच इज नोन बाय द नेम INDC, intended nationally determined contribution. Here, each and every member country of UNFCCC had to make a voluntary commitment कि आप क्या कर सकते हैं in order to counter the challenge of global warming, greenhouse gas emission. इसमें आइडिया यही था कि खुद कमिटमेंट करोगे तो एटलीस्ट कंट्रीज विल शो मोर सीरियसनेस टू अचीव द टारगेट्स. डिफरेंट कंट्रीज केम अप विद देयर ओन INDC. Similarly, India came up with INDC, जिसको हमने फर्दर अपग्रेड किया इन द नेम ऑफ पंचामृत एट ग्लासगो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26. अब सबने अपना अपना INDC प्रॉमिस कर तो दिया है, लेकिन उसी वक्त बात ये हुई थी कि 2023 में जब कॉप नंबर 28 होगा, तब INDC पे कौन से देश कितना
कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, उसका एक असेसमेंट होगा। उस असेसमेंट को कहा जाएगा ग्लोबल स्टॉक टेक। तो दैट वाज डिसाइडेड अर्लियर ओनली कि देयर विल बी अ ग्लोबल स्टॉक टेक मींस बेसिक असेसमेंट रिगार्डिंग कंट्रीज फुलफिलिंग देयर आईएनडीसी प्रोमिसेस और नॉट। तो यही ग्लोबल स्टॉक टेक अभी शुरू हो रहा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28 दैट इज गोइंग ऑन इन दुबई। वैसे यूनाइटेड नेशन ने एक प्रिलिमिनरी स्टॉक टेक ऑलरेडी कर दिया था सितंबर 2023 में ही, जहां पे उसने कहा था कि ऑल द इनिशिएटिव्स अंडर आईएनडीसी टेकन बाय वर्ल्ड कंट्रीज इज टू लिटिल टू लेट। सो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन के कारण is now going to be an inevitable, irreversible impact on our environment, and it is going to lead to major challenges to the world community. Too little, too late. इस आर्टिकल को भी हमने कवर किया था इन आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस। कितना ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम वे टू हाई बियॉन्ड आवर कैपेबिलिटी टू कोप अप और कर्ब इट और रिवर्स इट। यह बोर्ड वर्क ग्लोबल स्टॉक टेक बेसिक असेसमेंट होगा कि कौन से कंट्री अपने आईएनडीसी को कितना फुलफिल कर रही है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम हेल्थ सेगमेंट। मलेरिया देखिए प्लाज्मोडियम पैरासाइट के कारण ये डिजीज होता है इंसानों को। लेकिन ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे बॉडी में आता कैसे? दिस कम्स थ्रू अ मॉस्क्यूटो, स्पेशल काइंड ऑफ मॉस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो, विच इज नोन एज नाइट बाइटिंग मॉस्क्यूटो ऑल्सो, क्योंकि ये रात के टाइम में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ये मॉस्क्यूटो फीमेल एनोफिलीज दे हार्बर दिस प्लाज्मोडियम पैरासाइट, और ये फिर फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट को वाइल बाइटिंग अस दे ट्रांसमिट इट इनटू आवर बॉडी। ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट मोस्टली हमारे लीवर में जाकर के सेटल हो जाते हैं। देयर दे गो फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और फिर वहां से ये हमारे लीवर से हमारे आरबीसी को डैमेज करते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, जिस कारण से हमें मलेरिया हो सकता है। याद रखिएगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। अभी हाल फिलहाल में WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट फॉर ईयर 2023 पब्लिश किया है। हर साल वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट पब्लिश होता है। तो इसमें कुछ पॉजिटिव बातें हैं कि WHO का फर्स्ट recommended malaria vaccine RTS-SAS01 has been now approved for 3 African countries। उसके अलावा ये रिपोर्ट में क्या बातें कही गई हैं? तो दुनिया के ज़्यादातर मलेरिया के केसेस 66% मलेरिया के केसेस जो हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन को बिलोंग करते हैं। देखिए जोग्राफिकली इंडिया इज पार्ट ऑफ साउथ एशिया, नॉट साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन WHO ने जिस तरीके से वर्ल्ड कंट्रीज को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, उसमें इंडिया साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ही आता है। तो इंडिया कम्स इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन ऑफ WHO सेपरेट चैप्टर्स सेग्रीगेटिंग डिफरेंट कंट्रीज। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में दुनिया के 66% मलेरिया के केसेस हैं, जिसमें इंडिया भी हमारा देश पड़ता है। और इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन में होने वाले मलेरिया रिलेटेड डेथ्स में 94% डेथ्स बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडोनेशिया। इन दोनों देशों में ही मलेरिया के इंसिडेंसेज और डेथ सबसे ज़्यादा है। 94% बिलोंग्स टू इंडिया एंड इंडोनेशिया। इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो प्लाज्मोडियम का जो वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। अलग अलग रीजन में अलग अलग प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम इट इज फाउंड इन अफ्रीका, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इन एशिया एंड साउथ अमेरिका, प्लाज्मोडियम ओवल it is found in West Africa, Plasmodium malariae it is found in Africa only, Plasmodium knowlesi it is found in South East Asia। सारे याद नहीं करने हैं, बट याद रखिए हमारा देश में जो ज़्यादातर प्लाज्मोडियम मिलता है जिस कारण से मलेरिया होता है वो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ये एक साइकिल है जिसके थ्रू मलेरिया हमारे बॉडी में स्प्रेड होता है। इसी द बोर्ड वर्क फॉर रिकॉलिंग दिस टॉपिक बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स फॉर Q2 ऑफ फिस्कल ईयर 2023-24। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये जो सेकंड क्वार्टर है मौजूदा फिस्कल ईयर का, जुलाई से लेकर के सितंबर वाला क्वार्टर, उसमें इंडियन इकोनॉमी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाते हुए 7.6% का ग्रोथ रजिस्टर किया है।
अच्छा परफॉर्मेंस मोस्टली आया है फ्रॉम सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग। कुछ सेक्टर्स में स्लो डाउन देखने को मिला, उसमें सबसे आगे है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हैज ग्रोन एट अ रेट ऑफ ओनली 1.2%। तो एग्रीकल्चर में फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की एक प्रॉब्लम देखी जा रही है, मतलब फंड मोबिलाइजेशन फॉर द फार्मर्स टू मेक इन्वेस्टमेंट, उसका एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सर्विस सेक्टर में भी स्लो डाउन है। आपको पता है, और जिनको मैंने अभी तक नहीं कराया है वो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में मैं कराऊंगा, कि जीडीपी को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, जिसके बारे में मैं नॉर्मली क्लास में चर्चा करता हूँ। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विथ प्राइस, राइट। फाइनल गुड्स और उसके क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया। इंटरमीडिएट गुड्स को ऑफ कोर्स सब्ट्रैक्ट कर लेना होगा, नहीं तो दिस विल लीड टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। लेकिन जीडीपी कैलकुलेट करने के इसके अलावा 2 मेथड्स और हैं। इनकम मेथड, देश में सारे लोगों की इनकम जोड़ दीजिए, वो भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर मेथड मेथड, देश में सारे लोगों के एक्सपेंडिचर जोड़ दीजिए। एक्सपेंडिचर में एक कंपोनेंट होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो शॉर्ट में कंजम्पशन बोला गया। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हैज आल्सो गॉन डाउन, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इकोनॉमी। स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, दिस वन, दैट हैज आल्सो गॉन डाउन। इतना याद नहीं कर सकते, लेकिन ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है ताकि आपको ये इंक्लूसिव ग्रोथ पे एक क्वेश्चन दे सकूं। जिन लोगों का मेंस का टॉपिक हो चुका है या कभी मेंस में इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। हर साल कोई ना कोई सवाल यूपीएससी और एपीएससी मेंस में आता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑन द आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। प्लीज अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। The next topic is about Section 6A of Citizenship Act. This topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. देखिए, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एपीएससी एग्जाम इज कंसर्न। देखिए, इसको इंसर्ट किया गया इन सिटीजनशिप एक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट। सिटीजनशिप एक्ट 1955 का है, जो हमारे देश के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड अलग अलग प्रोविजंस पे चर्चा करता है। उसमें से एक नया प्रोविजन इसमें अंदर ऐड किया गया, सेक्शन 6A, दैट वाज इंसर्टेड इन सिटीजनशिप एक्ट एज ए रिजल्ट ऑफ अमेंडमेंट टू दिस एक्ट। ये अमेंडमेंट भी क्यों किया गया? इन ऑर्डर टू गिव enforcement to a commitment made by government of India अंडर असम अकॉर्ड। तो असम अकॉर्ड आपको पता है 15 अगस्त 1985 को साइन किया गया। असम अकॉर्ड के पीछे की कहानी भी आपको पता है। 1979 से 85 तक 6 साल मूवमेंट चला हमारे स्टेट असम में बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स हु हैड फ्लडेड आवर स्टेट। तो इलीगल इमिग्रेंट्स मोस्टली ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, ऐसे एलिगेशंस थे। तो उसके कारण मूवमेंट चला, स्टूडेंट यूनियन सामने आया, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। 6 साल तक प्रोटेस्ट चला, डिमांड चली। स्टार्टिंग में तो उसको सप्रेस करने की भी कोशिश की गई, कई सारे स्टूडेंट्स, उनको दे हैड टू लूज देयर लाइफ एज वेल। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड टू हीड टू द डिमांड, और फिर साइन हुआ असम अकॉर्ड, ट्राई पार्टेट अग्रीमेंट, गवर्नमेंट ऑफ असम, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव। असम अकॉर्ड में जो कमिटमेंट्स किए थे असम सरकार ने, उसको असम अकॉर्ड में जो कमिटमेंट किए थे भारत सरकार ने, आई एम सो सॉरी, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड करना पड़ा और उसमें सेक्शन 6A को इंसर्ट करना पड़ा। सेक्शन 6A के प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 6A के अगर प्रोविजंस को देखें तो यहां से अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये सेक्शन 6 से कहता है कि एनी फॉरेन माइग्रेंट टू असम, कोई भी मान लीजिए फॉरेनर जो माइग्रेंट असम में आया है, अगर 1 जनवरी 1966 से पहले आया है तो उसको भारत की पूरी तरह से नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में आया है तो उसको सिटीजनशिप दी जाएगी, बट वोटिंग राइट्स उसको 10 साल तक नहीं मिलेंगे। 10 साल बाद वोटिंग राइट्स मिलेंगे। लेकिन अगर 25 मार्च 1971 के बाद आया है तो उसको इलीगल इमिग्रेंट कहा जाएगा और उसको भारत से डिपोर्ट आउट कर दिया जाएगा। अभी देखिए, ये वाला तो प्रोविजन इंप्लीमेंट होता ही है, इसी के बेसिस पे फिर एनआरसी अपडेट हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू प्रोविजंस आल्सो, क्वेश्चनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दीज टू प्रोविजंस, कि असम के लिए अलग से नियम क्यों बनाया गया कि 1966 से पहले जो असम के अंदर आया होगा उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। व्हाई सच अ सेपरेट रूल फॉर असम? तो दीज टू प्रोविजंस आर आल्सो बीइंग क्वेश्चनड इन द सुप्रीम कोर्ट कि ऐसा क्यों इन दोनों को भी
डिपोर्ट आउट क्यों नहीं किया गया, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट. सो अ पिटिशन हैज बीन, सीरीज ऑफ पिटिशंस हैव बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बिठाया है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नाउ विल इंक्वायर कि वेदर दीज टू प्रोविजंस सफर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इनफॉर्मिटी, मतलब आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट. सिंपली सुप्रीम कोर्ट विल बी सीइंग दैट. अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि दीज टू प्रोविजंस आर आल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, देन देयर विल बी सम कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस. जिनको इसके बेसिस पर सिटीजनशिप मिल गई है, जो लोग काफी समय से रह रहे हैं, उनका क्या होगा, दैट विल बी सीन. तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला देखना होगा. कानून ये न्यूज यही है. सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली ऑन सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 6A ऑन December 5. तो जो फैसला होगा उसको हम लोग देखेंगे. लॉस और डैमेज पे जो प्रश्न था उसमें मैंने क्या किया कि पहले में डैमेज मींस नेगेटिव इम्पैक्ट. एक्चुअली इसका मतलब होगा लॉस. लॉस मींस नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज हुज रिस्टोरेशन इज इम्पॉसिबल. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. कार्बन क्रेडिट इज एसोसिएटेड विद क्योटो प्रोटोकॉल. हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.